नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मसला में आज हम चर्चा करेंगे आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली हार और उसके बाद पार्टी नेताओं की ओर से लगातार हो रही बयानबाजी को लेकर। आदमपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से रार मचती दिखाई दे रही है। पार्टी ने आदमपुर का उपचुनाव एक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में लड़ा था, लेकिन आदमपुर के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके राज्यसभा सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बीजेपी से पार नहीं पा सके। जिसके बाद अब कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि इस हार से कांग्रेस को सीखना चाहिए, इस हार के कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए और कांग्रेस को उस पर काम करना चाहिए ताकि आगामी चुनाव में पार्टी गलतियों को दोबारा ना दोहराए, कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो और कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाए। कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि बड़ौदा उपचुनाव, एलनाबाद उपचुनाव और उसके बाद आदमपुर का उपचुनाव बहुत कुछ सिखाता है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं का भी काम है कि वो एकजुट होकर जनता के मुद्दों को समझते हुए जनता के बीच जाएं और कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लेकर आए। वहीं कांग्रेस पार्टी से किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सोशल मीडिया में चल रही खबरों पर झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि किरण चौधरी खुद आकर ही इस मामले पर अपना स्टैंड क्लियर करें। आ रही हैं तो कांग्रेस पार्टी आशाजनक तो है नतीजा, और इस पर विचार भी करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, कहाँ क्या कमियां रही, क्योंकि अगर इन बातों से सीख नहीं लेंगे, राजनीति में हर एक, चाहे वो उपचुनाव है या कुछ भी है, उससे सीख लेनी चाहिए। पहले भी उपचुनाव हुए, चाहे बड़ौदा हुआ, चाहे एलनाबाद हुआ, अब आदमपुर हुआ। बड़ौदा हम जीते, सब लोगों ने मिलजुल कर वहां पे काम किया। एलनाबाद में हम लड़े, वहां पर कुछ लोगों के वक्तव्य कुछ अलग तरह के रहे। यहाँ पर सभी लोग, जो कि एक मंच पर दिखना चाहिए था, शायद वो किसी कारण से नहीं करवा पाए होंगे, जो भी होगा, लेकिन एक इन सब बातों पर कांग्रेस पार्टी देखे, हम सब देखें कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। इनका जवाब तो किरण चौधरी जी स्वयं दे पाएंगी कि राज्यसभा के चुनाव में वोट पर भी एक बार प्रश्न चिन्ह लगा था और अब इस तरह की चर्चा आ रही है तो कांग्रेस पार्टी की वो नेता हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो आप आकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का काम करें। तो मसला में आज हम चर्चा करेंगे आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली हार और उसके बाद से पार्टी में छिड़ी रार को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से प्रवीण अत्रे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विजय कौशिक जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और ओंकार सिंह इनेलो के प्रवक्ता। तो चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं विजय कौशिक जी के पास जाऊंगा। विजय जी, पार्टी आपकी आदमपुर उपचुनाव में हार गई, लेकिन एक बार फिर से पार्टी में जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आती दिख रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कुमारी शैलजा की तरफ से कोई गुटबाजी हो तो हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है जी। बहरहाल अगर कुमारी शैलजा जी कह रही हैं कि पार्टी को उनसे सीख लेनी चाहिए जी, तो ये तय करना है खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, कि पार्टी को कुमारी शैलजा जी से सीख लेकर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको हुड्डा जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। जी हाँ, कुछ दिनों में हुड्डा जी के साथ बैठा हुआ था, वहां चौधरी उदय भान जी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर आए और कहने लगे कि हुड्डा जी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जी हाँ, कि कार्यकर्ता आए हैं, ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा जी ने
आदमपुर में कांग्रेस पार्टी के विपरीत काम किया है। उनके कार्यकर्ता जो उनके साथ जुड़े हुए थे कुमारी शैलजा के साथ, जी हाँ, उन्होंने वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ काम किया है। तो और इसके अलावा जो कुमारी विजय कौशल जी, आप ये बड़ा बयान दे रहे हैं कि कुमारी शैलजा ने आदमपुर में पार्टी के खिलाफ काम किया है। आप सुन तो लीजिए, जी, मैंने नहीं कहा जी, ना, सिर्फ कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे। जी तो हाँ, उदय भान जी इस बारे में बात कर रहे थे हुड्डा जी से, तो हुड्डा जी ने क्या जवाब दिया था सुनिए। जी हाँ, हुड्डा जी ने कहा कि बेसिर पैर की बातें हैं, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, कुमारी शैलजा मेरी छोटी बहन है, जी, वो पार्टी विरोधी कोई भी काम नहीं कर सकती। निश्चित तौर पर वो कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए प्रयासरत हैं, जिसकी वो सराहना करते हैं। जी हाँ, इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी बेसिर पैर की बातों पर ध्यान न देते हुए पूरी मजबूती के साथ कुमारी शैलजा जी के साथ बात करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आगे की रणनीतियां बनानी चाहिए। जी हाँ, तो हुड्डा जी जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि भाई जितने भी कांग्रेसी हैं, चाहे वो शैलजा जी हों, चाहे सूरजेवाला जी हों, जी। किसी को रोका नहीं था कांग्रेस पार्टी ने। अगर इन नेताओं को सभी को ये लगता था कि भी ये लोग जीत हासिल कर सकते थे तो इनको चुनाव लड़ लेना चाहिए था आदमपुर से। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, जी। ये हुड्डा जी के नेतृत्व का ही कमाल था कि भाजपा सरकार एक तरफ, उनके साथ में जजपा एक तरफ, जी। उनके साथ में भजनलाल परिवार की साख एक तरफ, मतलब कितनी कितनी चीजें एकजुट होकर लड़ रही थी। ये तो सबको पता था ना, ये थोड़ी है कि चुनाव के बाद सारी बातें पता चली हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है प्रदेश में, ये सबको पता है। एक बात तो सुनिए जी, हमें ये नहीं मालूम था ना कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस तरह से गड़बड़ कराएगी भाजपा, इस तरह से वोटरों को लालच देकर, मतदाताओं के ऊपर दबाव बनाकर। क्या लालच क्या दिया गया? वोटरों को क्या लालच दिया गया? पैसे दिए गए क्या? किस तरीके का लालच दिया गया? हमें कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल रही है, यही मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई की हार को देखते हुए जी हाँ। वहां पर पैसा बांटने का भी काम किया, वहां पर शराब बांटने का भी काम किया, वहां पर लोगों को बरगलाने का भी काम किया। तो हमें मांग करते हैं केंद्र सरकार से, जी। चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि जिस तरह से हमारे जयप्रकाश जी के ऊपर उनसे जान से मारने की भी कोशिश हुई, हमला हुआ, इन सब मामलों की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। सर, सीबीआई जांच से पहले आप क्या कोर्ट जाएंगे? ये सारे जो आरोप आप लगा रहे हैं इसको लेकर कोर्ट में जाइए ना। अरे हम तो जनता की अदालत में जाएंगे। हमने तो जनता की अदालत से तो आप नकार दिए गए, सीधी सीधी बात है। जनता की अदालत में आप खारिज हो चुके हैं, आप कोर्ट जाएंगे क्या? प्रवीण अत्रे जी, आप जवाब दीजिए। सुनिए, हम बिल्कुल खारिज नहीं हुए हैं, क्योंकि उपचुनाव से पहले ये सीट भजनलाल परिवार के पास थी और आज भी उन्हीं के खाते में चली गई। जी, हमारे विजय कौशल जी, प्रवीण अत्रे जी का जवाब सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ऐसा है पांडे जी, जी हाँ, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कांग्रेस की गुटबाजी पे। जी हाँ। और यहाँ जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह से अपनी बात शुरू की, मुझे लगता है दर्शक उनकी बात सुन के समझ गए होंगे कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, वो हुड्डा साहब के प्रवक्ता है। जी, जिस तरह से उन्होंने हुड्डा साहब की बात करते हुए ये कहा कि हुड्डा साहब ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति प्रदेश का अध्यक्ष है उसको डायरेक्शन वो आदमी दे रहा है जो पार्टी में केवल सीएलपी लीडर है। मतलब प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश अध्यक्ष बॉस होता है, लेकिन बॉस को कौन डायरेक्ट कर रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कि आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो जब किसी पार्टी की ऐसी स्थिति हो जाए, अत्रे जी की बात सुनकर हंसी आ रही है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अपने समय पे कर लेना। क्योंकि हुड्डा साहब के पास मात्र सीएलपी लीडर का पद है, इससे और तो कोई पद नहीं है, और वो व्यक्ति अपने अध्यक्ष को डायरेक्ट कर रहा है। तो क्या इससे नहीं समझ में आती गुटबाजी? पांडे जी, एक और चीज है, ये जो गुटबाजी है ये कांग्रेस की बहुत पुरानी बीमारी है, और कांग्रेसी मित्र समय समय पे ये बीमारी का प्रदर्शन भी करते रहे हैं। कभी अध्यक्ष की पिटाई करके, कभी लाठियां बांध के, ये समय समय पे इसका प्रदर्शन भी करते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अपनी गुटबाजी को स्वयं तब मान लिया था जब उन्होंने उदय भान को अध्यक्ष बना के उसके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए थे। वरना तो कार्यकारी अध्यक्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कार्यकारी अध्यक्ष लगाने का मतलब ही ये था कि कांग्रेस ये मान रही थी कि देखिए हमारे यहाँ अलग अलग गुट है और हमें सभी गुटों को एडजस्ट करना है, इसलिए एक एक गुट के व्यक्ति को हम कार्यकारी अध्यक्ष लगा रहे हैं। जब कोई पार्टी खुद ये स्वीकार करना शुरू कर दे
और कांग्रेस की गुटबाजी जब यूथ का इनका चुनाव हुआ, इनके जिलाध्यक्ष वगैरह चुने गए थे, आपको याद होगा किस तरह से इनके अपने नेता ये ध्यान दे रहे थे कि फलाने गुट ने फलाने गुट का सफाया कर दिया, फलाने गुट ने फलाने गुट को उड़ा दिया। तो ये तो खुद बोल रहे हैं ये कि भाई हमारे यहाँ गुटबाजी है और हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारी फिटफुटोवर है, हमारी दाल किसी में बचती है। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता पिछले लंबे समय से देख रही है ये सब चीजें। लेकिन हैरानी तब होती है जब चुनाव में आप हार चुके हैं, और जब चुनाव में आप हार चुके हैं, बजाय इस बात को स्वीकार करने के कि जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आप गुणगान कर रहे हो, आप उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव में ये कहा था कि ये बेटी का नहीं मेरा चुनाव है, तो हारने के बाद स्वीकार क्यों नहीं करते कि वो हुड्डा की हार है? आप स्वीकार कीजिए। हुड्डा साहब को चाहिए कि सार्वजनिक मंच से स्वीकार करे कि ये मेरी हार हुई है, वो तो आप नहीं करते, लेकिन आप बहाने नए नए ढूंढ के लाते हैं। प्रवीण अत्रे जी, विजय कौशिक जी आप पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और क्या कहते हैं चुनाव को प्रभावित करने का भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने लालच दिया मतदाताओं को, पैसे दिए, वोटरों को खरीदा। जी जी जी, इनको ये पूछिए कि क्या जेपी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई एक मतदाता ने, महिला मतदाता ने, कि उनका कोई नुमाइंदा उस महिला मतदाता के पास गया और उसको 2500 रुपए की ऑफर की। नामजद शिकायत हुई थी और ये आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? हमारे ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज, वो तो हालांकि आपने भी बता दिया कि अगर ऐसा था तो उसके लिए रास्ते ये है कि आप चुनाव आयोग को शिकायत करते, लिखित में चुनाव आयोग को शिकायत देते। आपने ऐसा किया नहीं किया। और जो सबसे बड़ी बात है साहब, आप चुनाव हार चुके हैं, आप उस बात को स्वीकार करें कि हम चुनाव हार चुके हैं, बजाय आप चुनाव की हार स्वीकार करने के जिस तरह की बयानबाजी। देखिए आपके साथ पाठक जी मैं चर्चा नहीं कर पाया था क्योंकि मैं दूसरे चैनल पे चर्चा करता रहा, और मैंने वोटिंग से जिस दिन वोटिंग हुई शाम को ये बात बोल दी थी कि कांग्रेसी मित्र हार के नए नए बहाने ढूंढेंगे। पहले दिन के पास बहाना होता था ईवीएम का, अब ईवीएम का बहाना तो इनका फेल हो गया। अब ये कहेंगे कि धन का उपयोग हो गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया, इस तरह के बहाने ढूंढेंगे। और वही इन्होंने ठीक है। प्रवीण अत्रे जी आपको रोकना चाहूंगा। ओंकार सिंह जी हमारे साथ है इनेलो से। ओंकार सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दुर्गेश जी, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ। अगर लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष नहीं होता तो तभी सरकार निरंकुश होती है, जो आज हमें देखना पड़ रहा है देश और प्रदेश में। ये मजबूत विपक्ष नहीं है, कहीं ना कुछ तो खराबी है। मेरे भाई कांग्रेसी मित्र बैठे हैं जी, ये इस बात को मानने में कोई बुराई भी नहीं है कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। अगर एकता है तो एकता नजर भी आनी चाहिए। और कुमारी शाहजा ने बोला कि मंच पर नजर आनी चाहिए, बिल्कुल सही बोला। लोकतंत्र में चुनाव जो आईना होते हैं किसी भी पार्टी का, उस पार्टी के अगर सारे नेता मंच पर नजर नहीं आते तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इनमें सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर कांग्रेस अपने विपक्ष के रोल को सही से निभाती तो भारत के लोगों को ना तो नोटबंदी देखनी पड़ती और ना ही कृषि बिल देखने पड़ते, जो बाद में प्रधानमंत्री जी आए, हाथ जोड़ के माफी मांगी और किसानों को 13 महीने सड़कों पर बिठा के रखा। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। अब कुमारी शारदा जी ने एक बात और कही, उन्होंने बोलना कि इलाहाबाद में कुछ नेताओं के वक्तव्य, वो वक्तव्य क्या था दुर्गेश जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हुड्डा जी जब आए वहां पे जी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए चुनाव से बिल्कुल अहम पहले, तो उन्होंने बोला कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है लेकिन मैं वोट कांग्रेस के लिए मांगने आया हूँ। इसका मतलब क्या है? और दूसरा, गीता बुक्कल ने अगर आप जो जवाब दिया, देखिए दुर्गेश जी 31 एमएलए थे कांग्रेस के बाद, उसके बावजूद भी जो राज्यसभा का मेंबर है वो इनका नहीं बन पाया। ये किस लिए नहीं बन पाया? क्योंकि आपस में गुटबाजी है। ऐसा नहीं है जो कई बार एमएलए बन चुके हैं उनको वोट डालनी नहीं आती, ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। 100% असंभव बात है। एक व्यक्ति जो कई बार एमएलए बन चुका हो उसकी वोट में खराबी कैसे आ सकती है? आ ही नहीं सकती। नहीं, राज्यसभा चुनाव से पहले तो इन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी एमएलए को कि कैसे वोट डालना है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। अरे भाई एक बच्चे को भी सिखा के भेज दो, वोट पे निशान लगा के डिब्बे में डाल के आ जाएगा। ये तो राज्यसभा की वोट थी। तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में। अगर ये ठीक हो तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता और देश की जनता इतना ना पछताए जो आज इतना दबाव महसूस कर रही है बीजेपी के कारण, क्योंकि ये कांट जो फैसले लेते हैं
उसके बारे में प्रदेश की जनता तकलीफ में तो है। अब आप देखिए 31 MLA एक तरफ और इनालों का मात्र 1 MLA है, सिर्फ एक, और वो सड़क से लेकर विधानसभा तक सारी समस्याएं उठाता है। ठीक है ओंकार सिंह जी, विजय कौशिक जी से जवाब ले लेते हैं आपकी बातों का। विजय कौशिक जी, ओंकार सिंह जी भी साफ साफ कह रहे हैं कि अगर विपक्ष कमजोर है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप ही ठीक से विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष के दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभा रही है। नहीं, एक सवाल और ऐड में इसमें कर देता हूं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है, तो ये जो चुनाव हुए अभी जो आदमपुर में इलेक्शन हुआ था, बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, प्रदेश अध्यक्ष, सीएम और तमाम एमएलए, मंत्री, यहां तक कि जो निर्दलीय इनके साथ में विधायक सरकार में है वो भी प्रचार कर रहे थे, जो निर्दलीय मंत्री हैं वो भी प्रचार कर रहे थे। और आपके यहां आपके जो मेन नेता है जैसे कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला कहां थे? ये सामने मतलब काफी जो है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन नेता करेंगे, इस बात को पार्टी हाईकमान तय करता है। तो पार्टी हाईकमान को जीत से मतलब नहीं थी क्या कि जीत मिले? अजी आप सुन तो लीजिए। हाँ सुनाइए। हाईकमान ने हरियाणा के अंदर जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए उनको हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपी। उनकी संतुति पर, उनकी सिफारिश पर चौधरी उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जी। और हरियाणा के जो अन्य नेता थे जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति करनी थी, उनको राष्ट्रीय स्तर पर समायोजित किया गया, चाहे वो सुरजेवाला जी हों, चाहे वो बहन कुमारी शैलजा जी हों। तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान ये मानता है कि हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो परफॉर्मेंस है, जो उनके पिछले काम हैं, जो उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था। दीपेंद्र हुड्डा सेंटर में नहीं है क्या, जो 20 दिन डटे रहे? उसके आधार पर सुनिए ना, वो भी तो राज्यसभा सांसद है, वो तो विधायक है। आप एक चीज तो समझिए कि अगर हरियाणा कांग्रेस के 2-3 नेताओं ने इस चुनाव को इस लेवल तक पहुंचा दिया कि भाजपा और कुलदीप बिश्नोई, उनके पुत्र भव्य बिश्नोई को पसीने छूट गए, जजपा को पसीने छूट गए, पसीने कहाँ छूट गए? 16,000 वोट से चुनाव जीत गए, पसीने छूट गए की ताकत का 1,500 से हार जीत होती है तो कहते हैं पसीने छूट गए। आप तो नई परिभाषा दे रहे हैं चुनाव में हार जीत की। 16,000 वोट कम होते हैं, छूट गए। सुनिए ना मेरी बात, जहां ये मानकर चल रहे थे कि इनके सामने चुनाव में कोई टिक ही नहीं पाएगा और वहां इनको इतनी बड़ी शिकस्त कांग्रेस कैंडिडेट द्वारा 50,000 से अधिक वोट लेना, सुनिए ये कम नहीं है, जनता ने इनको नकार दिया। आपने तो इतना बड़ा चेहरा उतारा था, जयप्रकाश जो कई बार एमपी रह चुके हैं, विधायक आपके रह चुके हैं, इतने बड़े नेता हैं, हुड्डा जी ने पूरा दमखम लगा दिया। जनता ने भाजपा को नकार दिया, भाजपा कहीं नहीं थी, भाजपा ने कांग्रेस के कैंडिडेट के परिवार के ऊपर दाव लगाया और जो कांग्रेस के समय में वहां का विकास हुआ था, बीजेपी ने दाव नहीं लगाया, आपका विधायक आपको छोड़ के चला गया। अरे बड़ी सीधी सी बात है भाई साहब, को करनी चाहिए। जो ये एक लाइलाज बीमारी हरियाणा कांग्रेस में हो रही है ना, इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, उसका इलाज करिए आप लोग। अरे भाई साहब प्रवीण अत्रे जी जवाब दीजिए। कांग्रेस जीती है यहाँ पर, हम इसे जीत मांगते हैं। मना करते हैं, बीच में मत बोल के ना रुक जाओ अब थोड़ी देर के लिए। एंकर ने सवाल बदल दिया। देखिए पाठक जी, एक चीज है जो महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के बाद कहा था ना कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, उस काम पे लगे हुए हैं प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब पिता पुत्र और केंद्र में राहुल। मुझे महात्मा गांधी जी का एक और बयान याद आता है, वो जब भारत छोड़ो आंदोलन से पहले उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी साथ में नहीं आती है तो मैं इस देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में जो हरियाणा के नेता हैं ना, यही सोचते हैं कि हम तो खुद ही कांग्रेस पार्टी से बड़े हैं, खुद ही इससे बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे अपने दम पर, और खड़ा कर रहे हैं। ये बात तो अभी जो प्रवक्ता साहब है, अगर आप उनकी बात को सुने, वो बार बार हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब का जिक्र किया एक बार भी उन्होंने, जो कि इनके प्रदेश अध्यक्ष है। क्या ये साबित नहीं करता कि हुड्डा साहब अपने आप को पार्टी से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे? लेकिन हैरानी तब होती है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया उसके बारे में तो कहते हैं साहब बीजेपी को तो नकार दिया जनता ने। मतलब देखिए, मैं हैरान हूं इतनी बौखलाहट हार की कि आप सच्चाई जो सामने लिखी हुई है उसको भी पलटने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बात और है,
ये कह रहे थे कि देखिए, जब आपने इनसे सवाल पूछा कि प्रचार के दौरान शैलजा कहाँ थी, किरण चौधरी जी कहाँ थी, रणदीप कहाँ था, तो इन्होंने कहा कि देखिए हाईकमान तय करता है कि कौन नेता कहाँ पे प्रचार करेगा। अरे भाई, आपके स्टार प्रचारकों की सूची में थी ये, हाईकमान ने तय किया था कि शैलजा भी जाएगी, किरण भी जाएगी, आपके स्टार प्रचारकों की सूची में नाम था इनका। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं क्यों नहीं आई प्रचार करने? इस बात का जवाब देना चाहिए। ये क्या बाएं बाएं की बात करके आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। एक बात ओंकार जी ने बड़ी अच्छी कही। ओंकार जी ने कहा कि देखिए, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। फिर इन्होंने ये कहा कि देखिए, पता नहीं क्या गड़बड़ है, विपक्ष मजबूत नहीं है। यही तो आपको विचार करना है कि ऐसे क्या कारण है कि जनता ने आपको इस कदर नकार दिया कि आपको एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के तौर पे भी जनता ने रहने नहीं दिया। यही बस विचार करने की बात है। आप प्रवीण जी, आपको रोकना चाहूंगा। ओंकार सिंह जी, आपसे भी एक सवाल बनता है कि आपकी भी पार्टी एक लगातार बिखरती दिख रही है और आदमपुर में तो आपकी स्थिति और खराब हो गई। क्या मतलब क्या? दुर्गेश जी, मैं तो यही कह रहा था, मेरे भाई प्रवीण मित्र ना शब्दों के माहिर हैं थोड़े से, लेकिन शब्दों की थोड़ी की बाजीगरी हमारे पास भी है। मैंने बोला कुछ, मैंने कहा कि कांग्रेस में स्थिति कुछ ठीक नहीं है। मैं तो मानता हूँ हमारा एक एमएलए है, और वो एक एमएलए किस लिए है? क्योंकि हमारे परिवार में फूट पड़ी और उस फूट का फायदा बीजेपी ने उठाया। तो सवाल तो ये है कि आपके कांग्रेस में पार्टी में फूट पड़ गई और आपके यहाँ परिवार में ही फूट पड़ गई। लोग तो लगभग एक ही है, आपका तो देखिए जो इंटरनल मैटर हो गया। देखिए नहीं, जो सच्चाई है, पहले परिवार में फूट पड़ी, उसके बाद पार्टी दो बार हो गई। इसमें क्या है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। कल को हुड्डा साहब अगर पार्टी छोड़ देंगे कांग्रेस का भी यही हाल होने वाला है। और कल को बीजेपी के एक दो नेता निकल गए जो आए हुए मूल रूप से कांग्रेस और इनेलो में से हैं, तो बीजेपी का भी यही हाल होगा। आज के समय में स्वार्थ की राजनीति हैवी हो गई है। कुछ थाली के व्यंजन जो कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं, उनकी वजह से स्थिति आ गई। और दूसरा, मैं तो ये कहता हूँ मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। अगर मजबूत विपक्ष होता तो बीजेपी की इतनी औकात नहीं थी। विजय को लागू करते, कृषि भी लागू करते। जल्दी बात कहिएगा अपनी, फाइनल कमेंट दीजिए। दुर्गेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदेश और देश की हालात, इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेवार है। ठीक है, कांग्रेस की वो शक्तियां जो की भूमिका नहीं कर रही। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। जी हाँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनके नेतृत्व में एकजुट हैं। कुमारी शैलजा जी, चाहे हमारे भाई सूरजेवाला जी, पार्टी ने इनको चाहे प्रदेश से बाहर की जिम्मेवारियां दे रखी हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। और सभी हरियाणा के जितने भी निवासी हैं वो 2024 का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस कुशासन वाली सरकार से प्रदेश को मुक्त किया जा सके। महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली, कानून व्यवस्था बदहाल है। ठीक है, आपने ये सारे मुद्दे आदमपुर में भी गिनाए होंगे। बारिश में पूरा हरियाणा डूबने लगा है। तो इन परिस्थितियों से केवल कांग्रेस ही प्रदेश को बचा सकती है और फिर से नंबर 1 बना सकती है। ठीक है। की ये जीत आदमपुर की जनता का एक बड़ा स्पष्ट इशारा है ये जी कि हरियाणा की जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ है। आदमपुर की जनता ने एक इशारा किया है कि मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार भी इशारा औरंगाबाद में भी तो हुआ था। ये भी एक इशारा है आदमपुर की जनता का कि जो मनोहर जी ने ये इशारा बड़ौदा में भी हुआ था। उससे ये कोई आम चुनाव नहीं है। एक चुनाव को अगर तुम 2024 का चुनाव 2024 का इशारा मान रहे हो तो ये इशारा औरंगाबाद में भी तो हुआ था। उनकी जमानत इतनी ओंकार सिंह जी, बात यह है ना कि हुड्डा साहब ने उसे सेमीफाइनल घोषित कर दिया था। देखिए दुर्गेश जी, ये इशारा औरंगाबाद में नहीं हुआ था, ये इशारा बड़ौदा में नहीं हुआ था जब सत्ता पक्ष को नकार दिया गया था। अब एक चुनाव जीत के ये सोच रहे 2024 की जीत होगी। ये 2024 नहीं है, 2024 में तुम्हारी बहुत सीटें आएंगी। आप सभी को 2024 के लिए मेरी शुभकामनाएं, आप तीनों लोगों को। और इसी साथ हम अपनी चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। अब प्रवीण अत्रे जी, आपने हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदमपुर उपचुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी में लगातार रार मची हुई है और एक के बाद एक बयान सामने आ रही है। वहीं अब
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी में कहां चूक हुई, इससे सबक ले पार्टी। तो फिलहाल के लिए मसला में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।